कंपार्टमेंट आ गई है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सही हैं कि सर अकाउंटेंसी के, बिजनेस स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के, तीनों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो जिसकी जिस सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट आई हो, आज ये वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं अकाउंट्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, मैं बिजनेस स्टडीज के भी दूंगा, मैं इकोनॉमिक्स के, तीनों सब्जेक्ट के, पूरे कॉमर्स के कंप्लीट आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने जा रहा हूं जो पूरे एक्सपेक्टेड है कि इस बार कंपार्टमेंट के एग्जाम के अंदर आएंगे। तो पास होना चाहते हो, ठीक है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से सेशन के अंदर। तो आज की वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कंपार्टमेंट के अंदर पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, सारी की सारी चीजें कवर करने जा रहे हैं। तो आओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी फर्दर अडू, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जहां पे मैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और मुझे पता है कि आप बोल रहे हो सर अकाउंट्स के बताओ, ठीक है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंट जिनको बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है और पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं वो थोड़ा ऊपर नीचे पेपर उनका हो जाता है और कंपार्टमेंट आ जाती है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज जितना भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सारे के सारे टॉपिक्स लिख लेना। नहीं लिख पाओ तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पता है, मैं टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से ये वाली PDF ले लेना, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लिख लो सारे के सारे, अमान _सर _अड्डा 247। तो ये वाली PDF जो आज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, यहां से ले लेना जाके, ठीक है। और काफी सारी चीजें आप मेरे से 1 to 1 इंटरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे, तो सब चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स कवर करेंगे, उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, देन BST। तो हाँ, तीनों सब्जेक्ट हम कवर करते हैं। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें अकाउंट्स की, तो अकाउंट्स के अंदर देखो आपको पता है 3 बुक्स हैं, ठीक है। तो सिलेबस वैसे ही थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। तो पहली आपकी पार्टनरशिप, ठीक है, उसके बाद कंपनी और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये 3 आपकी बुक है। तो पहले अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो हम सीक्वेंस चलते हैं। फर्स्ट बुक के अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है, ठीक है, जहां पे कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ के रखने हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो बच्चा पेपर में कुछ तो लिख के आता है। आपको शीट खाली छोड़ के आनी नहीं है। पता नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि बच्चों की कंपार्टमेंट कैसे आ जाती है। CBSE वहां बैठा हुआ है आप लोगों को मार्क्स देने के लिए, आप वहां पे शीट आपको फिल करनी है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रखना है कि आपको खाली छोड़ देना, ब्लैंक तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो अब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले तो एडजस्टमेंट, कैपिटल की एडजस्टमेंट आप लोगों को पढ़ के जानी है। कैसे? जहां पे नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल नहीं लाता है ना, ये वाला पूरा केस पढ़ लेना अच्छे से। एक एक चीज बता रहा हूं डिटेल के अंदर आज। कैलकुलेट हिज कैपिटल बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो उसकी कैपिटल निकालनी होती है, जो भी एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, आपको ये वाला केस जरूर पढ़ना है। उसके बाद एडजस्ट द कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अच्छा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल भी क्या करनी है, एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो नए पार्टनर की कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनकी कैपिटल भी हमें क्या करनी पड़ती है, ठीक है, एडजस्ट करनी पड़ती है। ये 2 केसेस आपको जरूर पढ़ने हैं। क्या गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ना? हाँ जी, गुडविल का ट्रीटमेंट भी आपको पढ़ के जाना है। 3 नंबर में आ जाता है ये, ठीक है, एडमिशन में से। तो प्रीमियम ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, ठीक है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। क्रेडिट, जिसको क्रेडिट करते हैं कहां पे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अच्छा, उसके बाद सर क्या पढ़ना है, हिडन गुडविल आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। और अच्छा, नो गुडविल ब्रॉट, जब गुडविल ही नहीं लेके आ रहा है, तो ये सारे के सारे गुडविल के केसेस बनते हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। तो यानी कहने का मतलब पहला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और दूसरा गुडविल की ट्रीटमेंट आपको पढ़ के जानी है। 3 नंबर में आपने पूछ ले जाता है। अब कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स पढ़ के जानी है। हाँ जी बिल्कुल, एडजस्टमेंट बेटा पढ़नी है हमें, ठीक है। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स, सर पहला बेटा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, WCF, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। IFF पढ़ के जाना है बेटा, इनके ऊपर एडजस्टमेंट आती है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये कुछ, ठीक है। ढंग से सुन लेना मेरी बात को। अब आप ये मत सोचना सर इतना कैसे पढ़ेंगे। जब आप पढ़ने बैठते हो तो धीरे धीरे फ्लो बनता चला जाता है ना। और टेंशन मत लेना, एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सारी चीजें होती चली जाएंगी। बट ये टॉपिक्स छोड़ने नहीं है अगर कंपार्टमेंट में इस बार पास होना है। तो पहला क्या हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, WCF। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, IFF। उसके बाद क्या पढ़ना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको पढ़ के जाना है। और रीवैल्यूएशन, एसेट्स का रीवैल्यूएशन करके जाना है आपको। ये कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स आपको पढ़ के जानी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के ऊपर आते हैं। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर अगेन बेटा गुडविल का ट्रीटमेंट सब जगह इंपॉर्टेंट है। गुडविल का ट्रीटमेंट सब जगह इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। गुडविल इज रिटर्न ऑफ थ्रू गेनिंग रेशियो, ये आपको पढ़ के जानी है। 2 एंट्रीज अलग से, ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, तो ये सब पढ़ के जानी है आपको। एंट्रीज वगैरह सब पढ़ के जानी है, ध्यान रख लेना। उसके बाद सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बिल्कुल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, बिल्कुल। और सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। किसके अंदर? ये पढ़नी है बेटा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में। उसके बाद आगे चलते हैं। सर फिर क्या पढ़ना है बेटा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर क्या पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है,
और शेयर ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट पढ़ के जाना है, टाइम बेसिस के ऊपर पढ़ के जाना है, ठीक है, अप टू दी डेट ऑफ डेथ। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ना है, दो मेथड्स आपको किसके पढ़ने हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के। कैसे, एक तो टाइम बेसिस पे और टर्नओवर बेसिस पे, दोनों पे आपको इसको पढ़ के जाना है। जैसे कि हो सकता है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हो, बट इस बार और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, क्योंकि पेपर आपको पता है आपका पेपर कब है, पेपर है बेटा आपका 15 जुलाई को, तो टाइम नहीं बचा है, ठीक है, जून आपका खत्म हो गया, तो आप ये मानो 15 दिन ही बचे हैं आप लोगों के पास, है ना। तो इस बातों को ठीक से सुन लेना, लिख लेना, ये पीडीएफ ले लेना, ये टॉपिक्स आपको कवर करके जाने, इनको छोड़ना नहीं है डेथ के अंदर, ठीक है। सो ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों पढ़ने हैं, ठीक है, कैलकुलेटेड टिल द डेट ऑफ द डेथ। उसके बाद डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जिसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं। जो डिसीज पार्टनर है बेटा उसका कैपिटल अकाउंट आपको पढ़ के जाना अच्छे तरीके से, जिसके अंदर कैपिटल के बैलेंसेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी की सारी चीजें पढ़नी है। और आपसे एक बात मैं पूछ लूं, यहाँ पे जनरल एंट्रीज भी पूछी जाती है, कभी कभार ऐसा होता है पेपर के अंदर सीधा जनरल एंट्रीज पूछ लेते हैं, ठीक है, तो जनरल एंट्रीज पे जरूर फोकस करना, वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। हाँ जी, आगे चलें। सर डिसोल्यूशन के अंदर बात करें, डिसोल्यूशन के अंदर बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा रियलाइजेशन अकाउंट, और बहुत सिंपल भी होता है, ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एसेट्स का ट्रांसफर बेटा, ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स वगैरह की रिकॉर्डिंग एंड लाइबिलिटीज की, प्रॉफिट। अच्छा, जब प्रॉफिट होता है रियलाइजेशन के ऊपर, लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करा जाता है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। सर इनके ऊपर जनरल एंट्रीज भी आती है, बिल्कुल आती है, जनरल एंट्रीज आपको पढ़ के जानी है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट के, इनकी जनरल एंट्रीज आपसे पूछी जा सकती है, और पेपर के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि पूछी जा चुकी है जनरल एंट्रीज, और बहुत सिंपल होती है, पढ़ लेना आप। उसके बाद ट्रीटमेंट, सर ये बार बार आ रहा है बेटा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं। समझ में आ रही है बात? उसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये बुक 1 खत्म हो गई, बुक 2 पे आ जाओ, ठीक है। बुक 1 के अंदर पूरा पार्टनरशिप अच्छे से देख लिया हमने, एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, सारी चीजें पढ़ ली। अब आप बात करते हैं बुक 2 की, और बुक 2 के अंदर क्या होता है बेटा, कंपनीज अकाउंट। अब कंपनीज अकाउंट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो चीज जो आपको पढ़नी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाएगा मैटर, और मैटर जहां पे बहुत लंबा हुआ वहीं पे दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी। तो कहां कहां पे फोकस एरिया रहना है वो मैं बताऊंगा आपको कंपार्टमेंट के लिए। सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए डिबेंचर्स पे। किस पे होना चाहिए? डिबेंचर्स पे, ठीक है। अब डिबेंचर्स पे भी फोकस जो आपका होना है 5 कोर जनरल एंट्रीज पे होना चाहिए, ठीक है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार पे, ठीक है, जो उसकी फेस वैल्यू होती है। उसके बाद सर इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, डिबेंचर्स को इशू करा गया प्रीमियम पे, ठीक है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट पार, ठीक है। डिबेंचर्स इंटरेस्ट पेएबल इंक्लूडिंग टीडीएस, ये सब आपको पढ़ के जाना है। तो यानी सर इशूड एट पार, ठीक है, इशूड एट प्रीमियम बट रिडीम्ड एट पार, ये सारी एंट्रीज आपको 5 टाइप की एंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो आपको करके अच्छे से जानी है। सर उसके बाद क्या, अब इंपॉर्टेंट सिनेरियो के अंदर आप मेरे से पूछो तो डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम रिपेड एट पार, ये जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। हाँ, इसकी जनरल एंट्रीज अच्छे से फोकस करके जाना, ठीक है। हाँ जी, पहले बता रहा हूं क्या, डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट या रिपेड एट पार, ठीक है। इशू तो किस पे होते, प्रीमियम पे, बट उसको रिपे जब हमने करा तो पार पे करा, फेस वैल्यू पे करा, ठीक है। तो उसकी जनरल एंट्रीज को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। क्या सर सेम चीज हमें शेयर्स के अंदर भी करनी है, ठीक है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसी के अंदर आपको क्या करना है बेटा, ठीक है, परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स, ठीक है, वेंडर्स, ये वाला भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, अच्छे से करना। सर जनरल एंट्रीज फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, मशीनरी बिल्डिंग वगैरह जो होती हैं वो बिल्कुल अच्छे से करके जानी है। अब उसकी पेमेंट कैसी होती है, कैश, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह से, वो सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। यानी कहने का मतलब परचेज ऑफ एसेट्स फ्रॉम वेंडर्स वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना, ठीक है, इससे भी एंट्रीज आपसे पूछी जाएंगी। अब सेम चीज मैं थोड़ा सा शेयर्स के अंदर भी रेप्लिकेट कर देता हूं। वेंडर वाली एंट्री जरूर पढ़ लेना, ठीक है, जैसे हमने डिबेंचर्स के अंदर करी। शेयर्स के अंदर बेटा 4 फीचर गलती से मत छोड़ देना, ठीक है। 4 फीचर और उसका रीइश्यू बिल्कुल बेटा अच्छे से करके जाना, ये मस्ट प्रिपेयर टॉपिक है, पहले बता रहा हूं, ठीक है, मस्ट प्रिपेयर है। मस्ट प्रिपेयर का मतलब ये छोड़ना ही नहीं, गलती ना हो जाए आपसे भी, ठीक है। हाँ जी, तो सर 4 फीचर और रीइश्यू दोनों करने हैं, हाँ जी। अब देखो प्रो राटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना, तो अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो पढ़ लेना, इफ पॉसिबल हो पाए तो पढ़ लेना, अदरवाइज ध्यान रखना प्रो राटा के अंदर भी 4 फीचर तो आता ही है, 4 फीचर तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, तो 4 फीचर नहीं छोड़ के जाना, 4 फीचर और रीइश्यू अच्छे से पढ़ ले, ठीक है सर। अब बेटा बुक 3 पे आ जाते हैं। अब बुक 3 की बात करें तो बुक 3 आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर ये बहुत ही सिंपल बुक है, बट जितना मैं बता रहा हूं उतना करना, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। उसके अंदर इनकम और बैलेंस शीट दोनों आपको बनानी आनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट।
सिंपल कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी आप पढ़ लेना, आपको उसमें भी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनानी आनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद सर कैश फ्लो के अंदर आते हैं। अब कैश फ्लो के अंदर बेटा ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये भी, बट एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो आप एक काम करना, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छे से पढ़ लेना, एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना जरूर सीख लेना, कौन सी एक्टिविटीज कहां जाती है, कौन सी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, ये जरूर पढ़ के जाना अच्छे तरीके से, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आ जाते हैं हम, ठीक है, रेशियो एनालिसिस पे। अब देखो रेशियो एनालिसिस ये सब चैप्टर्स थोड़े से टेक्निकल हो जाते हैं, ठीक है, तो बच्चा घबरा जाता है, बट जो मैं बता रहा हूं उतना तो आपको करके जाना है अगर पास होना है। सर अब कुछ रेशियोज पढ़ के जाना, कुछ सिलेक्टेड रेशियोज आप पढ़ लेना, ठीक है। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर करंट रेशियो पता होना चाहिए, क्विक रेशियो पता होना चाहिए बेटा। सॉल्वेंसी के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो, ये बेसिक्स तो आपको पता ही होने चाहिए। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब मैंने इंपॉर्टेंट बताया आपको, ठीक है। अगर आपने अकाउंट्स के अंदर इतना कर लिया जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है, तो काम बनता दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, जिसके पास टेलीग्राम, ठीक है, जो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा उसको ये पीडीएफ मिल जाएगी और बहुत सपोर्ट मिल जाएगा बेटा। टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों को दे दिया है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर ये करना है, ठीक है। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स भी बताई हैं। रिटायरमेंट के अंदर ये करना है, डेथ के अंदर ये करना सारा का सारा, और डिसोल्यूशन के अंदर ये करना है। पूरा फर्स्ट बुक खत्म हो गई। अब सेकंड बुक के अंदर कंपनी के अंदर डिबेंचर्स के अंदर मैंने बता दिया है, ठीक है, क्या क्या करना है। कुछ पर्टिकुलर एंट्रीज हैं और कुछ वेंडर वाली एंट्रीज हैं, वो पढ़नी है। शेयर्स के अंदर भी वेंडर वाली एंट्रीज नहीं छोड़नी है, फोर फीचर करना है, ठीक है। प्रो राटा पॉसिबल हो तो कर लेना, फोर फीचर तो छोड़ना है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर कॉमन साइज, ठीक है, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट दोनों करनी है। कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छे से पढ़नी है, उनकी क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज की कि कौन सी एक्टिविटीज कहां जाती है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे तो टाइम नहीं है। और उसके बाद रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस के अंदर कुछ सिलेक्टेड रेशियोज आपको पढ़ के चले जाने, जो मैंने आपको बताया है। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट इतना पढ़ लेना। यहां तक अकाउंट्स खत्म हो गया। अब बात आती है बेटा इकोनॉमिक्स की। अब ये चलेगा पेन, ठीक है, ढंग से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। बेटा जब बात होती है इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए आपके पास दो बुक्स हैं, है ना। अब दो बुक्स कौन सी हैं? एक तो आपके पास मैक्रो है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है आईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं, ठीक है, ढंग से सुनना। सबसे पहले मैक्रो के अंदर आपको पता है पहला क्या है? नेशनल इनकम। पता ही नहीं पता? नेशनल इनकम। अब जरा जब भी नेशनल इनकम की बात होती है, एक काम करते हैं हम, ठीक है, इस पेज को रेप्लिकेट कर लेता हूं ताकि अच्छे से बता पाऊं। अब नेशनल इनकम की जब बात होती है तो बेटा नेशनल इनकम के अंदर ध्यान रखना, एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। और एक न्यूमेरिकल इतना सिंपल है, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी है मेरी, देख लेना, मैं भी बता भी दूंगा, ठीक है, वहां पे जाके सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसी चैनल पे, मेरे वाले चैनल पे नेशनल इनकम की, ठीक है, 2-2.5 घंटे की अभी क्लास मैंने कराई है, ठीक है, शायद 2 घंटे की, वो पूरी देख लेना, हो जाएगा उसमें काम। अब नेशनल इनकम के अंदर बेटा एक न्यूमेरिकल तो गारंटी है, आना ही आना है, ठीक। कितने नंबर का? 4 नंबर का कर लेना। और मैं आपको बता भी दूं क्या करके जाना है, वैल्यू एडेड मेथड कर लेना। और बताओ, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, ये सब लिखते चलो कॉपी के अंदर, ठीक है। हाँ जी। थ्योरी के अंदर बेटा, थ्योरी के अंदर काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, बट आप एक ध्यान रखना, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी तो पढ़ के जाना, इसको छोड़ मत देना। नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, एंड रियल जीडीपी, ये दोनों चीजें नहीं छोड़नी है, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी तो न्यूमेरिकल करना है 4 नंबर में, ठीक है। वैल्यू एड मेथड नहीं छोड़ना है, थ्योरी के अंदर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो बेटा जीडीपी और उसकी लिमिटेशंस, जीडीपी और उसकी लिमिटेशंस मत छोड़ना, पढ़ लेना, ठीक है, कैसे ना कैसे करके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, क्लियर है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं लास्ट बता दूं, प्रिकॉशंस। देखो प्रिकॉशंस कुछ कर लेना, ठीक है, वेदर द फॉलोइंग आइटम विल बी एडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, और काम बन जाएगा, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 नंबर का चैप्टर है बेटा, इसके अंदर से 4 आपने अगर 5-6 नंबर भी ग्रैब कर लिए ना तो काम बनता चला जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट को यहाँ पे टॉप करना नहीं है, हमारा टारगेट है कंपार्टमेंट के अंदर अच्छे नंबरों से बस पास हो जाए हम, ठीक है। हाँ, तो वो ध्यान रखना, कोई यहाँ पे टॉप मारने की मत सोचना, कंपार्टमेंट के अंदर टॉप मारने की सोचने लगे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो हमारा फोकस किस पे रखना है? हमें फोकस रखना है बेटा पास होने पे इस टाइम। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। उसके बाद बेटा, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है आपका वो है मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, सुनते रहो जरा जल्दी से। मनी एंड बैंकिंग टॉपिक है। अच्छा, मनी एंड बैंकिंग की अगर हम बात करें तो मनी एंड बैंकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है मनी के अंदर कि उसके फंक्शंस, ध्यान रखना,
मनी के क्या पढ़ने बेटा, फंक्शंस। एक काम जो करें, एक काम हम करें, इसको ना डुप्लीकेट कर लें, ठीक है। हाँ, मनी के क्या करने हैं, फंक्शंस। याद रखना, पहले बता रहा हूं, मनी के फंक्शंस, ठीक है। हाँ, मनी के फंक्शंस करने हैं, ठीक है सर। उसके बाद बेटा सप्लाई ऑफ मनी, ये मत भूल जाना, सप्लाई ऑफ मनी, बिल्कुल गलती ना हो जाए, ठीक है सर। और बेटा एक चीज, क्रेडिट क्रिएशन जरूर पढ़ लेना, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। और सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस, ठीक है, सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस, ये लो भाई, ठीक है। हाँ, सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस, बात खत्म। सर मनी के फंक्शंस, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। अच्छा, कॉमर्शियल बैंक के अंदर क्रेडिट क्रिएशन और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी पढ़ लेना, ठीक है। सेंट्रल बैंक के जैसे कुछ फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। एक फंक्शन ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जरूर पढ़ना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये आप लोगों को जरूर पढ़ना है, ठीक है। और एक क्रेडिट कंट्रोल जरूर पढ़ना है, ये लो भाई, क्रेडिट कंट्रोल आप लोगों को जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये मनी के अंदर हो गया। सर ऐसे ही अगर हम बात करते हुए चले जाए, बिल्कुल करनी है बेटा, अगर बात नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, अब एक काम करते हैं, ठीक, हम यहाँ पे लिखते हैं इनकम डिटर्मिनेशन, ठीक है, इनकम डिटर्मिनेशन। और जब बात होगी ना इनकम डिटर्मिनेशन की, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको पहले रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। लो भाई, अब मैं जरा कुछ चीजें हटा दूं, ये है मैंने ऑलरेडी पीछे लिखी हुई, डोंट वरी, ठीक है, हटा रहा हूं मैं, ताकि हमें इस चैप्टर को लिखने का मौका मिल जाए थोड़ा सा, ठीक है। सुन रहे हो बात, ये सारी चीजें मैं क्या क्यों करा रहा हूं, आप लोगों के लिए करा रहा हूं, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि फोकस एरिया कहां रहना है। फोकस एरिया का मतलब हम पढ़ना क्या क्या है। आओ जरा जल्दी से। अब सर इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर बेटा आप एक काम जरूर करना, एडी और एएस अप्रोच पढ़ना, एडी और एएस अप्रोच जरूर पढ़ना, ठीक है। सुनो मेरी बात, कंजम्पशन से सेविंग कैसे निकलता है, ठीक है, और सेविंग से कंजम्पशन कैसे निकलता है, इसकी डेरिवेशन जरूर पढ़ना। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच जरूर पढ़नी है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जरूर पढ़नी है, पहले बता दिया, ठीक है। हाँ बस, और न्यूमेरिकल स्किप करना तो स्किप कर देना, ठीक है, इतना काम जरूर करना है, ठीक है। अब एक चीज और, इसी चैप्टर के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी बेटा दोनों कर लेना। फिस्कल ना हो पाए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं बेटा, मॉनेटरी पॉलिसी जरूर पढ़ लेना। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी कुछ मेजर्स होंगे, तो सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स करना। क्या करना, क्वांटिटेटिव मेजर्स, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर्स। और अगर आप मेरे से बोल रहे हो सर क्वालिटेटिव भी बता दो, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसी के अंदर मार्जिनल रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ लेना, मार्जिनल रिक्वायरमेंट जरूर पढ़ के जाना फिर, ठीक है। हाँ जी, अगर क्वालिटेटिव की बात कर रहे हो। लो भाई, ये कुछ चीजें मैंने बताई हैं, ये इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर के अंदर जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलें क्या हम, ठीक है। तो एक बार देख लेते जरा क्या क्या हो गया, ठीक है। नेशनल इनकम कहाँ गया हमारा, नेशनल इनकम सबसे ऊपर रखते हैं पहले हम, ठीक है, ये रहा। देखो भाई, नेशनल इनकम के अंदर ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद मनी एंड बैंकिंग के अंदर ये बता दिया। उसके बाद इनकम डिटर्मिनेशन जो आया है, इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया, इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हमारा फोर्थ आ जाता है, ठीक है। फोर्थ को निकाल लेते हैं, इसको पहले हम कर लेते हैं रेप्लिकेट, ठीक है। हाँ जी, हो गया। अब इसको लगाते हैं नीचे, ये लो भाई, ठीक है, इधर आओ। अब ढंग से सुनना, मैं इसको हटा दूं, ये लो, ताकि चीजें थोड़ी सी हमें क्लियर हो जाए। लो भाई, अब अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो हमारे सामने आ जाता है बेटा गवर्नमेंट बजट चैप्टर, ठीक है। गवर्नमेंट बजट जल्दी खत्म कर रहा हूं, डोंट वरी, आप बस इसको लिख लो और आपको फोकस एरिया ये रहना है। सर गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या क्या करना है, आओ जरा उसी पे बात करते हैं। गवर्नमेंट बजट के अंदर हमें क्या क्या करना है। गवर्नमेंट बजट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स नहीं छोड़ने, पहले बता रहा हूं, क्योंकि थ्योरी के अंदर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट को गलती से मत छोड़ देना, फिस्कल डेफिसिट को गलती से मत छोड़ देना, ठीक है। हाँ, और रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, जिसके अंदर रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर बेटा आपको टैक्स रिसीट जरूर पढ़नी है, क्योंकि टैक्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ये लो भाई, डायरेक्ट टैक्स पूछा जाएगा और इनडायरेक्ट टैक्स पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक।
और फिस्कल, अगर हिम्मत हो तो फिस्कल डेफिसिट के साथ प्राइमरी डेफिसिट भी अच्छे से पढ़ लेना। ये लो भाई, बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं दे रहा गवर्नमेंट बजट से। ऑब्जेक्टिव्स, फिस्कल और प्राइमरी, और रेवेन्यू रिसीट्स अच्छे से कर लेना। रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर टैक्स में डायरेक्ट और नॉन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डीटी और आईडीटी दोनों करने कंप्लीट, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास लास्ट आ जाता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं बताता हूं आपको। एक तो आपको पता है क्या करना है, डेप्रीसिएशन पढ़ना है, डेप्रीसिएशन, ठीक है। हाँ, अब ये किसका डेप्रीसिएशन है, डोमेस्टिक करेंसी का, ठीक। उसके बाद डीवैल्यूएशन तो मत पढ़ना, वो तो सेम ही सिंपल ही है। डिटर्मिनेशन जरूर पढ़ लेना। डिटर्मिनेशन का मतलब बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जिसके अंदर आप दो चीज पढ़ते थे, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बेटा दोनों करने हैं, अच्छे से करने हैं, ये बात ध्यान रखना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मैंने बताया आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर, ठीक है। हाँ, और फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल के बीच का डिफरेंस भी पढ़ लेना, लिख नहीं रहा, अलग से ध्यान रखना। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेटा, ठीक है, कंपोनेंट जिसके अंदर करंट अकाउंट, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट दोनों पढ़ लेना, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल अकाउंट के अंदर दो चीज और अच्छे से कर लेना, ठीक है, पता है क्या, एक एफडीआई और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब लास्ट आइटम दे रहा हूं, फिर मैक्रो खत्म हमारी। इसके अंदर कुछ आइटम्स होते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे ऑटोनॉमस, ठीक है, और एकोमोडेटिंग, ये दोनों और पढ़ लेना, इसके बीच का डिफरेंस पूछ ले जाता है, बस बात खत्म। लो भाई, ठीक है, ये हमें क्या करना है, ये हमें बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट या फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर कंप्लीट करना। तो मैंने आपको पूरा ये रोड मैप दे दिया आपके कंपार्टमेंट का मैक्रो का, ठीक। ये 40 नंबर का था। अब आप ये मान के चलना, ठीक है, अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो 40 में से 30 नंबर आपके कहीं नहीं गए, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं आईडी की, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। और जब भी बात होगी बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है, इधर आओ, तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक। और अब बात करते हैं आईडी की, और आईडी के अंदर हमारी 3 यूनिट है, ठीक है, 3 यूनिट है। पहला है तो बेटा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है ना, आप लोगों को पता है पहली यूनिट क्या है, पहली यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, इंडिया का, कहां से कहां तक बेटा, 1947 से लेकर 1990 तक का, ठीक है, ये हमें पढ़ना है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, मैं बताता हूं आपको। एक तो आप बेटा जमींदारी सिस्टम जरूर पढ़ेंगे, जमींदारी सिस्टम आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। और सर बेटा डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। और पता है क्या करना, ज्यादा कुछ मत करना, पॉजिटिव इंपैक्ट्स पढ़ लेना, ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स। ये क्या है पॉजिटिव इंपैक्ट्स, बेटा ब्रिटिश रूल के पॉजिटिव इंपैक्ट्स, ये आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से हो गया, ठीक। अब इसी के अंदर, ये तो अभी सिर्फ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर जब आओगे, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर बेटा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, वो आपको अच्छे से करने हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, ये सारे के सारे आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ जी, फिर आपको बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ना है, ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा का पूरा अच्छे से ध्यान रख लेना, पहले बता रहा हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको पता है क्या पढ़ना है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये पहले चैप्टर का चल रहा है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी अच्छे से पढ़नी है। हाँ जी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, जिसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। उसके बाद आता है बेटा आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन, आईपीआर कर लो, चलो 1956 कर लो, वैसे आईपीआर 1956 पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, ठीक है, फर्स्ट आईपीआर कब आया था, 1948 के अंदर, वो भी देख लेना। बट पढ़ना क्या है आपको, आईपीआर 1956, क्योंकि हमें 47 से लेके आगे तक की बात करनी है, तो आईपीआर 1956 पढ़ लेना बस, पहले चैप्टर के अंदर ये, ठीक है। हाँ जी, अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इधर आओ, इसको हटा दो, ठीक है। हाँ, इसको हटाओ, ठीक है,
लो इसको यहां से हटा, ठीक है। दो, अब सुनो मेरी बात। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट यूनिट। अब बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। सर सेकेंड यूनिट क्या है बेटा? करंट चैलेंजेस, करंट चैलेंजेस। और जब भी बात होगी बेटा करंट चैलेंजेस की ना, ठीक है, तो आपको पता है इसके अंदर, पता है कितने, इधर आओ, इसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक दिखाई देगा रूरल डेवलपमेंट, एक दिखाई देगा आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक दिखाई देगा एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हाँ जी। अब ये तीनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि 20 नंबर अपने पास ये लोग रखते हैं, ये चारों के चारों चैप्टर, ठीक है। तो बात करना स्टार्ट करते हैं जरा। सबसे पहले HCF से बात करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जरूर पढ़ के जाना। डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स, हाँ, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, वो किस तरीके से फॉर्म होती है। बेटा रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपको बेटा सबसे पहले तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो करने ही करने, भूलना नहीं है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, अच्छे तरीके से ये वाला टॉपिक आपको कवर करना है, ठीक है सर। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बेटा पूरा का सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के टाइप, उसके क्या क्या रीजंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। पॉपुलेशन लिख रहा हूँ, लिखना है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसी बेटा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर बेटा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हाँ। उसके बाद मेजर्स क्या लेने हैं हमें अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, एटसेट्रा, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। तो जो मैंने टॉपिक लिखे हैं जनरली इस पे से ही क्वेश्चन बनते हैं, इन चैप्टर्स के अंदर से ही आपको अच्छे से करना है। 4 चैप्टर ध्यान रख लेना। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, बट ऐसा नहीं है कि चैप्टर की रीडिंग नहीं लगानी, बट चैप्टर्स की रीडिंग लगानी है आप लोगों को, ठीक है। और अब यहीं पे हमारे सामने तीसरी यूनिट आ जाती है। अब तीसरी यूनिट पता है क्या है? तीसरी यूनिट है हमारे सामने बेटा कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी। अब हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी की, तो कंपैरेटिव स्टडी आपको इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में देखनी है। हाँ जी सर। और इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में जब कंपैरेटिव स्टडी देखोगे तो आपको कुछ बेसिस पे देखनी पड़ेगी, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखनी पड़ेगी, है ना। बट मैं आपको बताऊंगा आपको किस चीज पे देखनी है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। और आपको सिर्फ एक चीज करनी है यहाँ पे, एक चीज अच्छे से डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे जरूर करके जाना। डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे, डेमोग्राफिक प्रोफाइल जरूर करके जाना। किसकी? इंडिया, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, क्योंकि पेपर में यही आएगा इस बार। लो और बताओ, इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं। कंपैरेटिव स्टडी में से 8 नंबर की यूनिट है, ध्यान रखना। डेमोग्राफिक प्रोफाइल अच्छी तरीके से आएगी। अब ये कितने की थी? ये थी बेटा आपकी 12 नंबर की, ठीक है। ये आपकी 20 नंबर की, ठीक है, 12, 20, और ये कितने नंबर की? 8 नंबर की। तो कितना? 40 नंबर हो गए ना। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड अगर आपने ये कर लिया तो आपके 30 नंबर फिर यहीं कहीं नहीं गए आपके, यानी देखा जाए तो 80 में से आपके 60 नंबर तो ऐसे ही बन रहे हैं। फिर प्रैक्टिकल में भी कुछ आए होंगे, है ना। और मैं बहुत कंजर्वेटिव हो जाता हूं कि आपने इसमें से 40 स्कोर करा, 60 भी नहीं करा, 40 स्कोर करा, है ना, तो 20 नंबर हो सकता है आपके प्रैक्टिकल के अंदर हो, तो 60 नंबर आपके फिर भी बन रहे हैं, पास हो रहे हो, अगर मैं जो मैंने बताया वो ढंग से करके जा रहे हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं बेटा बिजनेस स्टडीज के अंदर। वैसे बिजनेस स्टडीज के अंदर बहुत ही कम बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, बट फिर भी हमारे सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी कंपार्टमेंट आ जाती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। आओ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं हमारे सामने, पहले मैं लिख लेता हूँ चैप्टर्स कौन कौन से, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पहला क्या है बेटा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है, किस चीज का? मैनेजमेंट का, सबको पता है। उसके बाद आता है हमारे सामने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग के फंक्शन आ जाते हैं, पोस्ट डेक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पोस्ट डेक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आते नहीं आते? हाँ जी। फिर हमारे सामने दूसरी बुक स्टार्ट हो जाती है, जहां पे हमारे सामने बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना, वैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैं सिर्फ मार्केटिंग लिख रहा हूं, और लास्ट में हमारे सामने कंज्यूमर प्रोटेक्शन, है ना। तो ये हमारे सामने कुछ टॉपिक होते हैं, ठीक है, जो चैप्टर्स आपके सामने अवेलेबल है। मानते हो? अब पास कैसे हो हम? आओ जरा,
बेटा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेज, पहले इसको जरा रेप्लिकेट कर लूं मैं, काम बनेगा नहीं क्योंकि, ठीक है हाँ अब बनेगा काम। सर अगर बात करें पहले चैप्टर के अंदर से, तो बेटे यहाँ पे लेवल्स नहीं छोड़ने आपको, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से एक केस स्टडी आती है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको छोड़ना ही नहीं है। सर इसके अंदर याद है आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे तरीके से, टॉप मिडिल एंड लोअर। सर और क्या टॉपिक्स बन सकते हैं यहाँ से बेटा, टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो मैनेजमेंट है उसके फीचर्स के ऊपर कई बार पूछ लेते हैं, बट यहाँ से कोऑर्डिनेशन एक टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोऑर्डिनेशन आपको ढंग से पढ़ के जाना है, ठीक है, लेवल्स अच्छे से पढ़ लेना, कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक। अब बात होती है बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। अब प्रिंसिपल्स ऑफ, कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें आगे वाली स्लाइड्स में करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में दो प्रिंसिपल्स हैं, एक है साइंटिफिक और एक है जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं साइंटिफिक मैनेजमेंट की, तो वहां पे 5 प्रिंसिपल्स 8 टेक्निक, 4 ही प्रिंसिपल हैं, 4 प्रिंसिपल्स और 8 टेक्निक्स हैं। तो बात करें बेटा वो प्रिंसिपल्स तो आपको पढ़ने पड़ेंगे और टेक्निक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। टेक्निक्स के अंदर आप एक काम जरूर कर सकते हो कि टेक्निक्स के अंदर अगर मैं बात करूं साइंटिफिक के अंदर, टेक्निक्स के अंदर आप मेरे से पूछो तो मैं आपसे बोलूंगा वर्क स्टडी पढ़ लो, चलो वर्क स्टडी पढ़ लो। और वर्क स्टडी के अंदर 4 स्टडी आती हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, ठीक है, ये सारी की सारी स्टडीज यहाँ पे आती हैं, ठीक है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ठीक है, फैटिग स्टडी और मेथड स्टडी, ये 4 स्टडीज आती है जिनको हम वर्क स्टडी बोलते हैं, इसलिए मैंने वर्क स्टडी लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल्स 4 के 4 प्रिंसिपल हैं, वो बेटा आप पूरे के पूरे पढ़ लेना, 4 प्रिंसिपल है साइंटिफिक के अंदर। बट जैसी बात आती है हेनरी फ्यूल की, किसकी, हेनरी फ्यूल के अंदर बेटा 14 प्रिंसिपल्स हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब आप मेरे से पूछो सर कौन सा आ सकता है, तो ये तो बहुत दिक्कत है बताना कि कौन सा आ सकता है, 14 प्रिंसिपल्स है, एक बार गो थ्रू कर लेना ना, क्या प्रॉब्लम है, हल्का सा देख लेना ऊपर से, क्योंकि आएगी तो केस स्टडी, लिखने को थोड़ी आएगा, केस स्टडी आएगी बोलेगा आइडेंटिफाई करो, पूरे नंबर मिलना है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ये तो बहुत ही सिंपल है सर, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ पेस्टल पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है, पेस्टल, देखो इधर, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल और कुछ मत पढ़ना, ये एनवायरनमेंट होते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट, बस ये पढ़ना है, ठीक है। हाँ जी, खत्म, यहां तक बात खत्म हो गई, बताओ खत्म हुई नहीं हुई। अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम प्लानिंग से, ठीक है, आगे चलते हैं। सर अब प्लानिंग की अगर बात करें तो बेटा प्लानिंग के अंदर प्रोसेस बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस क्या है, एस डाइज इफ, ये पढ़ के जाना है आपको, एस डाइज इफ, ठीक है। हाँ जी, और एक चीज और कर लेना जिसके ऊपर केसेस आते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ प्लान्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाने, ध्यान रख लेना। कितने प्लान्स हैं, 8 प्लान्स हैं, 8 के 8 आपको पढ़ के जाने, खत्म प्लानिंग, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपको पता है क्या पढ़ना है, फ्रेमवर्क्स, फ्रेमवर्क्स। अब जब बात होती है फ्रेमवर्क्स की, तो आपको पता है 2 टाइप से डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, फंक्शनल, ठीक है, हाँ ये पढ़ना है आपको, फंक्शनल और डिविजनल, फंक्शनल और डिविजनल दोनों पढ़ के जाने बढ़िया तरीके से, है ना। एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर और है, वो भी पढ़ लेना, डेलीगेशन, डेलीगेशन पूरा पढ़ना है बट डेलीगेशन, ठीक है। हाँ जी, ये लो भाई, ठीक। उसके बाद हम आएंगे स्टाफिंग के ऊपर, फिर हम किस पे आएंगे, स्टाफिंग पे। अब स्टाफिंग की जब बात करें तो स्टाफिंग के अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे, बट मैं आपको बताता हूँ, आपको सिलेक्ट, चलो एक तो स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ लेना, ठीक है, और एक सिलेक्शन का प्रोसेस भी पढ़ लेना, सिलेक्शन का प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर एक शॉर्ट नोट होता है किस पे, HRM पे, वो भी देख लेना, ठीक है। हाँ जी, अब जब प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको वहां पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच का डिफरेंस जानने को मिलेगा, इसलिए मैंने प्रोसेस दे दिया, तो उसको भी कवर कर लेना। बढ़िया, समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर है। आगे चल रहे, खत्म करते हैं इसको, ये सारी चीजें बट पढ़नी है तभी पास हो गए। कहीं सोच रहे हो पहले ऐसे पास हो जाओगे, बिना पढ़े कोई पास नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सर स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है, बट डोंट वरी, जब हम इसके एलिमेंट्स पे बात करते हैं, इसके एलिमेंट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो एलिमेंट्स के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे सुपरविजन छोड़ दो, मत पढ़ो, ठीक है, बट आप लीडरशिप जरूर पढ़ो, लीडरशिप आपको जरूर पढ़ना है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ये आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। हाँ जी, ये आपको जरूर पढ़नी है, टाइप्स ऑफ लीडरशिप्स, ठीक। मोटिवेशन के अंदर मैस्लो की थ्योरी जरूर पढ़नी है,
मोटिवेशन के अंदर मैस्लो की थ्योरी, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी जरूर पढ़नी है, और इसी के अंदर इंसेंटिव्स भी होते हैं, इंसेंटिव्स वो आपको जरूर पढ़ने हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, खत्म, आगे चले। हाँ जी, अभी नहीं सर, कम्युनिकेशन भी करना है क्या? बस कम्युनिकेशन के अंदर एक छोटी सी बात और जान लीजिए आप, कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स दिए हुए हैं। आप देखो, हो पाए तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं हो पाए तो छोड़ देना, बट एक केस स्टडी जरूर आती है। ठीक है, हाँ, तो आप ये मत सोचना कि सारा सिलेबस करा दिया, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जितना हो पाए उतना कर लेना, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। सर कंट्रोलिंग के अंदर, कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस कर लेना, लिमिटेशंस, और ये कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी होता है, फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है। इसका प्लानिंग से क्या रिलेशन है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग दोनों अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, हाँ जी, खत्म। यहां पे आके हमारी फर्स्ट बुक खत्म हो जाती है, ये लो भाई, ये लो। ठीक है, आप जरा ढंग से सुनो, ऐसे कंट्रोलिंग का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट इतना बता रखा है काफी है। अब इधर आ जाओ जरा जल्दी। ठीक है, हाँ, अब देखो, अब सेकंड बुक में थोड़ा सा बच्चों को डर लगता है, सर ये थोड़ी टेक्निकल है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, फाइनेंशियल मार्केट्स की, तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आप स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, बल्कि स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शंस कर लेना, फंक्शंस कर लेना स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, हाँ जी, ये लो भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ना बेटा, वो है इसके अंदर सेबी, सेबी और उसके फंक्शंस, बस इससे ज्यादा कुछ मत करना है इसके अंदर। लो, ठीक है, 3 टाइप के फंक्शन है सेबी के, तीनों टाइप के फंक्शंस कर लेना। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये चैप्टर है थोड़ा बड़ा, यहाँ पे 3 डिसीजंस होते हैं बेटा। ठीक है, हम डिसीजंस पढ़ते हैं यहाँ पे, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड। ठीक है, तो चलो वो तो आप कर ही लोगे, बट मैं आपको बताता हूँ, आप 2 अलग से डिसीजन करके जाना। एक है वर्किंग कैपिटल, मैं आपको बता देता हूँ, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, उसके फैक्टर्स सारे करने हैं। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल बजटिंग है, दोनों आते ही आते हैं, कैपिटल बजटिंग है, ये आपको करना है। और एक लास्ट चीज और दे देता हूं, फिर मैं ज्यादा नहीं दे रहा। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर जरूर करना। ठीक, अब देखो थोड़ा सा ये आपको टेक्निकल लगेगा, बट मेहनत नहीं करोगे तो पास कैसे होगे, मेहनत नहीं करोगे तो पास कैसे होगे, तो ये जरूर करके जाना है। ठीक है, बाकी अब ये जो दोनों चैप्टर बचे हैं बेटा, हलवा चैप्टर बोलते हैं इनको, ये हलवा चैप्टर है, ये फ्री के मार्क्स पास होने के लिए दे रखे हैं। तो इसके अंदर 4 पीस पूरे पढ़ने हैं, बात हो गई खत्म। ठीक है, हाँ, रीडिंग लगा के जाओगे तो भी लिख दोगे। और सर चलो मैं बता देता हूँ, 4P में जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, फर्स्ट P जो है उसको BPL से याद कर लेना, ब्रांडिंग पैकेजिंग और लेबलिंग। तो ब्रांडिंग पैकेजिंग और लेबलिंग अच्छे से कर लेना। ठीक है, हाँ जी। और एक बार जब आपका प्रोडक्ट प्राइस प्लेस आता है, ठीक है, 3rd P आता है, तो उसके अंदर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, होलसेलर ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से पढ़ लेना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर पहली बात तो ये ध्यान रखना, 1986 नहीं लगेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक 2019 लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी फोरम्स हैं, ठीक है, फोरम्स, एजेंसीज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे वो स्टेट लेवल पे, चाहे वो नेशनल लेवल पे, तो इनकी लिमिट्स देख लेना, कौन कौन सा केस कहाँ कहाँ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कर ही रहे हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके राइट्स, कंज्यूमर के राइट्स, 5 राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं, 6 के 6 अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि केस स्टडी आती है कि कौन सा राइट कब एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दे दिया मैंने अब आपको, जिस बच्चे की जिस सब्जेक्ट के अंदर कंपार्टमेंट आई है बेटा, ये जो टॉपिक्स आज मैंने दिए इन लोगों को कवर करना है आप लोगों को, ऐसा कुछ भी ना हो जहां पे आप कोई टॉपिक छोड़ के जाए। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक तमीज में पढ़े। ठीक है, और मेरे को जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं, कौन कौन से रह गए हैं, ये सारी चीज आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, तब मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा। और अगर आपको बिल्कुल प्रॉपरली हेल्प चाहिए तो मैंने आपको बता रखा है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, aman_sir_अड्डा 247। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ध्यान रखना अच्छे तरीके से। और मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे अड्डा 247 वेबसाइट पर जाइए। ठीक है, तो हमारा एक बैच लॉन्च हो चुका है,
तो आप उस बैच में भी अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। यहाँ पे जाना था यूजी पीजी पे, ये दिख रहा है सीयूटी कॉमर्स, आप इस पे जाइए आराम से और यहाँ पे आपके सामने सारे के सारे बैचेस आ जाएंगे, ठीक है। तो RM 4.0 बेटा कॉमर्स का जो बैच है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपको कभी भी ये वाला प्राइस पे करने की जरूरत है ही नहीं। आपको जब भी कुछ भी चीज में एनरोल कराना हो हमारे यहाँ, तो बेटा आपको सिर्फ एक ही कोड लगाना है। कोड है बेटा आपका A111, मैं बताता हूँ कोड क्या है आपका। कोड है बेटा A111, ठीक है। ये कोड है A111, अप्लाई करिए, ठीक है। और जैसे आप इसको अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे 40% का ऑफ दिखेगा। तो आज 40% का ऑफ चल रहा है, अच्छी खासी सेल चल रही है। तो आप प्राइस पे करके हमारे बैच के अंदर एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये फॉर कॉमर्स विद GAT और लैंग्वेज का कोर्स, सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव आपको कवरेज मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना, और आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी कंपार्टमेंट अगर आई वहाँ तक तो वीडियो ज़रूर पहुँचा देना कि भाई देख लो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो करके जाने हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब, जय हिंद।